नमस्कार, कैसे हो आप लोग? सब बने बने बढ़िया बढ़िया शानदार जानदार झक्कास। कैसे हो? पढ़ रहे हो कि नहीं? चलिए शुरू करें। तो आज हम लोग को देखना है आधुनिक इतिहास, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। और छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को हम लोग मराठा से शुरू करेंगे, मराठा से। ओके, मराठा से एंट्री लेंगे आधुनिक इतिहास की ओर। ओके, हम लोग प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं, मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट कर चुके। उसके बाद अब हम लोग को देखना है आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास का बेस बनाएंगे हम लोग कहाँ से? मराठा से, मराठा से। ओके, याद रहेगा? तो चलिए शुरू करें। मराठा। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा भूमिका बनाएंगे हम लोग। ओके, भूमिका बनाते हैं। ये देखिए छत्तीसगढ़। ओके, ये छत्तीसगढ़ है। तो सबसे पहले मैं भूमिका बनाऊं मराठों के लिए, तो छत्तीसगढ़ में इससे पहले, मराठों से पहले किसका शासन था? कलचुरियों का। कलचुरियों का कहां से? रतनपुर से। उस समय शिवनाथ नदी निकलती थी। शिवनाथ के उत्तर में रतनपुर और दक्षिण में रायपुर। रायपुर, ये दो शाखा हुआ करता था। किसका? कलचुरियों का। कलचुरी है यहाँ पर। कौन लोग? कलचुरी। याद रख लेना, लिख देता हूं, कलचुरी। ओके, कलचुरी लोग कहाँ? तो यहाँ पर। ओके, याद रख लेना। अब इधर देखोगे तो ये क्या है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में नागपुर। नागपुर में कौन लोग हैं? भोसले लोग। कौन लोग जी? भोसले लोग। देखोगे तो रायपुर के अंतिम शासक, ठीक, और रतनपुर के अंतिम शासक, इसी समय में ये मराठों का आक्रमण होगा कलचुरियों के ऊपर। याद रख लेना। और क्यों करेंगे? देखिए समझना है, कहानी थोड़ा समझते हैं पहले, उसके बाद लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर है भोसले। अब भोसले में, और ये है क्या? ओडिशा। ओके, ओडिशा। तो भोसले शासकों में एक सेनापति रहेगा भास्कर पंत। और भास्कर पंत देखोगे तो कहां जाना चाहता है? ये ओडिशा सोमवंशियों को, ओडिशा को जीतने के लिए, सोमवंशियों को हराने के लिए ओडिशा जाना रहता है। इसी समय रास्ते में पड़ेगा कहां? रतनपुर। रतनपुर। और रतनपुर के अंतिम शासक, इस समय शासन कौन कर रहे होंगे? रघुनाथ। रघुनाथ, याद रख लेना, ये रघुनाथ को हराएगा। रघुनाथ को हराएगा। उसके बाद देखोगे तो ये हराएगा, लेकिन वहां पर रहकर शासन नहीं करता, उसको छोड़ देगा, वहां से टैक्स कलेक्शन। इसी समय बोला जाता है कि रघुनाथ ये कलचुरियों का अंतिम शासक था, वो रघुनाथ हारा। और इधर ये भोसलों का छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष रूप से शासन शुरू हो गया। बात समझ आ रहा है? इसी को समझते हैं। देखिए कलचुरी, कलचुरी समझना है। ये कलचुरी, ओके, कलचुरी, ठीक। कब से कब तक? 1000 से 1741 तक रहा है इनका शासन। कलचुरियों की दो शाखा, कलचुरियों की दो शाखा, याद कर लेना, कलचुरियों की दो शाखा, ठीक। एक तो रतनपुर, रतनपुर शाखा है ना, कलिंगराज। एक तो रायपुर खल्लारी वाला, रायपुर शाखा, केशव देव, लक्ष्मी देव, सिंघड़ देव, रामचंद्र देव, ये वाला, ठीक है। तो रतनपुर के अंतिम शासक होते हैं रघुनाथ सिंह, ठीक। रघुनाथ सिंह अंतिम शासक। ओके, याद रख लेना। रघुनाथ सिंह का कार्यकाल देखोगे तो 1732 से देखोगे तो इसका रहता है 45 तक, 1745। इधर रायपुर में देखोगे अंतिम शासक, तो अंतिम शासक रहेंगे कौन? अमर सिंह। अमर सिंह, याद रख लेना, अमर सिंह, याद रख लेना। 1741 से 57 तक। ओके, याद रख लेना, 57 नहीं, 50 तक। ओके, 41 से 50 अमर सिंह। अब देखो यहां पर रघुनाथ सिंह ये शासन कर रहे हैं कहां पर? ये रतनपुर में। यहां पर देखोगे तो अमर सिंह, ओके, याद रख लेना। और यहां पर रघुनाथ। इधर भास्करपन जाएगा, अटैक करेगा, इसको हराएगा, रघुनाथ सिंह को हरा करके यहां पर कब्जा कर लेगा। ये आपको याद रख लेना है, ठीक। और इसी को शासन करने के लिए बोलेगा, लेकिन एक प्रतिनिधि नियुक्त कर देगा, कुलीनगीर। कुलीनगीर, इसके साथ में कुलीनगीर, याद रख लेना, कुलीनगीर, ओके, ठीक। इनके बीच में क्या होगा? मतभेद होगा। मतभेद
और मतभेद के फलस्वरूप इसको हटा देगा और इसके जगह में मोहन सिंह को बनाएगा। मोहन सिंह, ठीक, याद रख लेना। कब से कब तक? 1745 से 57 तक, ठीक, ये आपको जानना है। मोहन सिंह, मोहन सिंह के बाद बिंबाजी आएगा। ओके, इतना याद रखना। अमर सिंह को भी इधर हराएंगे और अमर सिंह को 3 परगना दे देंगे, 3 परगना, और इनसे 7,000 वार्षिक टैक्स लेंगे और इनको जीवन यापन के लिए 3 परगना दे देंगे। इसी समय ये कब्जा होता है, ये हारता है। उस समय इसका बेटा शिवराज सिंह जाया रहता है कहाँ पर? तो तीर्थ यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर जाए रहेगा। शिवराज सिंह आता है, देखता है इसका तो जो क्षेत्र है वो कब्जा हो चुका है। बहुत रिक्वेस्ट करता है तो शिवराज सिंह को 5 गांव मिलता है। बहुत रिक्वेस्ट करने पर 5 गांव देंगे और इनको भी जीवन यापन करने के लिए छोड़ देंगे। ये सब हार गए, इधर सब हार गए। अब हो गया रायपुर छत्तीसगढ़, रतनपुर छत्तीसगढ़, ये दोनों जगह में किसका कब्जा? भोसलों का कब्जा। भोसलों का कब्जा याद रख लेना, भोसलों का कब्जा। अब बात समझिए, ठीक, बात समझिए। भोसले लोग कब्जा कर लिए तो सब समझना है मराठा शासन को। मराठा शासन, मराठा शासन, मराठा शासन देखोगे, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, 1758 से 1854 बोल लो या 53 बोल लो, यहां तक, ठीक है। 1758 से 1854-53 तक, 53-54 तक ये मराठा शासन रहेंगे। और मराठा शासकों में सबसे पहले शासक मैं कहां से बता रहा हूं, देखो ये है, ये, ठीक, ये आपको जानना है। ये एमपी, एमपी, और इसके नीचे देखोगे तो कहां? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में नागपुर, ये है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो नागपुर को बता रहा हूं, पहले नागपुर को बता रहा हूं। कहां को? नागपुर को समझना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो मराठे आए हैं, भोसले आए हैं, वो नागपुर से आए हैं। तो नागपुर को समझो। ओके, नागपुर को समझना है, याद रहेगा। अब बात समझना है, मराठा नागपुर यहां पर। तो छत्तीसगढ़ में मराठा शासन का पहले कालक्रम देखोगे तो 4 कालक्रम रहे हैं। 4 कालक्रम देखो कौन कौन सा। सबसे पहले देखोगे तो 1758 से 88 तक, फिर 1788 से आप देखोगे तो 1818 तक, फिर 1818 से 30 तक, और फिर देखोगे 1830 से 53 तक। ये 4 कालखंड को समझना है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन, बात समझते चलिएगा, सुनते चलिएगा, पहले समझना है। अभी लिंक कराऊंगा सबको, इसको मिटा ही देता हूं, अभी इसको मिटा ही देता हूं। ओके, समझना है। 58 से 88 उधर हारा, मोहन सिंह को अपदस्थ करके सीधा आएगा बिंबाजी। बिंबाजी को समझना है। अब बिंबाजी कैसे हैं, क्या है, इसको अभी जस्ट बताने वाला हूं। बिंबाजी के बाद चिमनाजी शासन करेंगे, चिमनाजी। और ये दोनों शासक देखोगे तो ये राजा के रूप में शासन किए हैं। ये दोनों देखोगे, ये दोनों तो कहां? राजा के रूप में, मतलब यहां पर राजा हो करके शासन किए हैं। इसके बाद आओगे तो व्यंकोजी मिलेगा, व्यंकोजी, ठीक, व्यंकोजी। यहां पर सूबा शासन, सूबा के रूप में, छत्तीसगढ़ को एक सूबा के रूप में मान करके सूबा शासन। कौन? याद रख लेना, व्यंकोजी याद करना। इसी के बाद व्यंकोजी के बाद देखोगे तो यहां पर परसोजी बना, परसोजी। कौन जी? परसोजी। और परसोजी के बाद देखोगे तो अप्पा
अप्पा साहब, चचेरा भाई, अप्पा साहब। ठीक है। 1818 से 30 इसी समय देखोगे तो परसों जी के बाद अप्पा साहब और अंग्रेजों के बीच में संधि होगा, और देखोगे इसी समय में तो सीताबर्डी का युद्ध होगा जिसमें मराठे हारेंगे और मस्त रूप से यहाँ पर ब्रिटिशों का नियंत्रण आ जाएगा। अप्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण, अप्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण। अब कैसे होगा ये अप्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण? क्योंकि इस समय रघुजी तृतीय अभी लिंक करूंगा, मैं बताऊंगा। रघुजी तृतीय अल्पवयस्क रहेंगे, अंग्रेज बोलेंगे अल्पवयस्क है, इसको कैसे राजा बनाओगे? तो जब तक उसका वयस्क नहीं हो जाता आपका राजा, तब तक हम लोग शासन करेंगे करके ब्रिटिश लोग यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से शासन करेंगे। और ये लोग किस रूप में शासन करते हैं? तो सुप्रिटेंडेंट, ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट के रूप में नियुक्त करके शासन करेंगे। इसके बाद देखोगे तो अब रघुजी थर्ड क्या वयस्क हो गया तो फिर से मांगेगा दीजिए मेरा क्षेत्र, तो दीजिए मेरा क्षेत्र मांगेगा तो ये दे देंगे अंग्रेज लोग। और रघुजी थर्ड भी शासन नागपुर से कर रहा है, और यहाँ पर क्या छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त कर दिए, जिलेदार नियुक्त कर दिए। इसको समझना है। बात समझ आया? तो मैं क्या बताया, 58 से 54, 1758 से 1854 पहले छत्तीसगढ़ में एक कार्यकाल जानना है राजा के रूप में, दूसरा कार्यकाल सूबा के रूप में, तीसरा कार्यकाल ब्रिटिश नियंत्रण में, और चौथा जिलेदार के रूप में। ये चारों कार्यकाल को जानना है, 4 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा इसको मैं लिंक करता हूं कैसे कैसे, तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं फिर से भूमिका में। तो भोसला वंशावली को देखना पड़ेगा, भोसला वंशावली को देखना पड़ेगा, है ना जी? तो भोसला वंशावली देखो। सबसे पहले रघुजी प्रथम, याद रख लो, रघुजी प्रथम, और इसके 4 पुत्र, रघुजी प्रथम के 4 पुत्र। ये कहां का बता रहा हूं मैं? नागपुर का बता रहा हूं, नागपुर का। बात समझो, नागपुर से शासन का। नागपुर से कहां आए हैं हम मराठे लोग? छत्तीसगढ़ आए, तो हम लोग को नागपुर से लेना है। ठीक है, नागपुर शाखा के मराठा देखना है। नागपुर शाखा के मराठा में सबसे पहले रघुजी प्रथम को विशेष याद रखना है आप लोग को। ठीक है, रघुजी प्रथम को विशेष याद रखना है। ठीक है, ये आपको जानना है। इसके 4 पुत्र, एक जानो बिम्बा जी, दूसरा जानो आप जानो जी, इसी को जानको जी भी बोलते हैं। तीसरा जानो मुधो जी, और चौथा सांबा जी भी बोलते हैं, संभाजी। ये 4 पुत्र जानना है। ठीक है, इसका कार्यकाल भी लिख लो, 1731 से 55 तक। ओके, ये आपको जानना है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, ये आपको जानना है। अब देखो, ये बिम्बा जी को, चारों पुत्र को सेटल भी तो करना है। बिम्बा जी को मिला छत्तीसगढ़, याद रख लेना। जानो जी बैठ गया, जानो जी कहां? तो नागपुर में, ये नागपुर में बैठ गया। ठीक है, मुधो जी देखोगे तो चांदा क्षेत्र इसको मिल गया। और संभाजी को देखोगे, संभाजी तो ये बरार वाला क्षेत्र, सेंट्रल प्रोविंस बोलते हैं ना, बरार, ये वाला क्षेत्र याद रहेगा। तो छत्तीसगढ़ मिल गया बिम्बा जी एक्चुअल में छत्तीसगढ़ जब मिलता है इसको, ठीक है, छत्तीसगढ़ कैडर मिल गया इसको। छत्तीसगढ़ कैडर मिला तो ये खुश नहीं रहता, दुखी रहता है। ये एक्चुअल में राजा बनना चाहता है नागपुर का, लेकिन नागपुर का राजा बना जानो जी। इसके बाद जानो जी, और इसको मिल गया कहाँ का एरिया? छत्तीसगढ़, जंगल वाला एरिया। ठीक है, ठीक, ये आपको जानना है, नक्सल वाला एरिया, जंगल वाला एरिया। अब बात समझना है, ठीक, समझिए। ये तो मिल गया। अब
बिंबाजी आएगा कहाँ? छत्तीसगढ़। कब? 1758 में, और 87 तक यहाँ पर शासन करेगा। ठीक, 87 तक। ओके, याद रहेगा, ये आपको जानना है। अधूरे मन से आए रहता है ना, उदास मन से, लेकिन जब छत्तीसगढ़ को देखता है, छत्तीसगढ़ के हरियाली को देखता है, यहाँ के लोगों से मिलता है, छत्तीसगढ़ का ही होकर रह जाता है, अत्यंत प्रसन्न। लेकिन इसको टीस रहती है, गुस्सा रहता है इसके अंदर कि मेरे को नागपुर से साइड कर दिया गया, इस कारण ये नागपुर की अधीनता को अस्वीकार करेगा। अब नागपुर से लेन देन नहीं करेगा, स्वयं से ये शासन करेगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, और छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र रूप से शासन करने की पद्धति अपनाएगा। कौन? बिंबाजी। बिंबाजी याद रख लेना। ठीक, बिंबाजी, बिंबाजी इसका डेट होता है 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर 1787 को इसकी मृत्यु। पहले थोड़ा सा भूमिका बांध रहा हूं। इसके बाद देखो, नागपुर में जानो जी, मुधो जी, चांदा में, ये चांदा मुधो जी को देखो, आप इसी को समझना है। यहां से एक पीढ़ी हो गया ना, तो देखो यहां पर चेंज कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब बात समझो, ये मुधो जी से मैं ला रहा हूं नीचे। मुधो जी के 3 पुत्र, ठीक, रघु जी द्वितीय, रघु जी एक प्रथम आ गया तो रघु जी द्वितीय। दूसरा देखोगे तो एक चिमना जी, चिमना जी, चिमना जी याद रख लेना, चिमना जी। और तीसरा देखोगे यहां पर तो चिमना जी के बाद आपको देखने मिलेगा ब्यंको जी, ब्यंको जी, ब्यंको जी। बात समझना है, ठीक है। पहले वंशावली को समझो, रघु जी द्वितीय, चिमना जी, ब्यंको जी। अब क्या होगा? रघु जी द्वितीय के एक ठो बेटी, एक ठो बेटा, एक ठो बेटी, एक ठो बेटा, इसको बोलते हैं बानोबाई। बानोबाई इसकी बेटी। और देखोगे तो क्या? परसो जी, परसो जी इसका बेटा, परसो जी इसका बेटा। ओके, याद रख लेना। परसो जी का शादी होगा दुर्गाबाई से। किससे? दुर्गाबाई से, याद कर लो, दुर्गाबाई से। लेकिन इनका कोई संतान नहीं, संतान नहीं रहता, संतान नहीं रहेगा। बात समझ रहे हो ना? संतान नहीं रहेगा जी। किनका? परसो जी का, परसो जी का संतान नहीं रहेगा। ये भी एक प्रकार से असक्षम क्या है? शासक रहते हैं। बानोबाई का एक पुत्र होगा, ठीक है, बानोबाई का एक पुत्र रहेगा रघुजीत थर्ड, रघुजीत थर्ड। बात समझ आया? रघुजीत थर्ड। जब परसो जी शासन करेंगे तो परसो जी के बाद देखोगे तो इनका कोई संतान नहीं रहता, तो इनका संतान नहीं रहेगा। तो ये रघुजीत थर्ड, रघुजीत थर्ड को, ये इसकी भांचा है ना, इसका भांचा, ये परसो जी का भांचा है ना, नहीं है भांचा, तो परसो जी की मृत्यु के बाद रघुजीत थर्ड शासक होंगे। बात समझिए। अब थोड़ा सा यहीं पर कहानी बता रहा हूं, एक ठो कहानी समझना है कैसा जी, ये इस कलर में देख लेते हैं, ठीक है। कहानी देखो, ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है ना, अरे यार, ठीक, ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को समझो। अब यहां पर है नागपुर, ठीक, नागपुर, नागपुर में कौन? रघुजी प्रथम, रघुजी प्रथम, ठीक। भास्कर पंत अटैक 1700 है ना 41 के, इसी के समय रघुजी प्रथम का सेनापति भास्कर पंत अटैक करेगा यहां पर छत्तीसगढ़ पर, छत्तीसगढ़ को अप्रत्यक्ष रूप से अपने में मिला लेगा। जब इसका डेट होगा 55 में, ठीक, 55 में इसका डेट होगा, तो इनके 4 पुत्रों में, इनकी सभी शाखाओं में इनका वितरण होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ में चला गया कौन? बिंबाजी, बिंबाजी देखो, बिंबाजी। जानो जी यहां भी तो खाली है ना नागपुर, तो नागपुर में अब कौन आ गया? जानो जी, जानो जी। बिंबाजी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये मुधो जी चांदा और बरार वाला क्षेत्र संभाजी, चारों भाई सेटल, ठीक, बढ़िया शासन चल रहा है। यहां भी
बिंबा जी मस्त जन कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, प्रशासनिक एकीकरण कर रहे हैं, परगना पद्धति का सूत्रधार थे लेकिन लागू इनके समय में नहीं हुआ था। बढ़िया बढ़िया है ना, राम टेकरी मंदिर बनवा, बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक, यहाँ भी ये भी काम कर रहे हैं, सब भाई बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। अब बात आती है जानो जी की कोई संतान नहीं, तो देखोगे मुधो जी चांदा, उसका देखोगे तो ये 3 संतान देख रहे हो, 3 संतान। जब जानो जी का डेट होगा, जानो जी का डेट होगा कब, याद रख लेना। ठीक, जानो जी का डेट, तो जानो जी का डेट होगा तो ये रघु जी कहां चला जाएगा, नागपुर में चला जाएगा। रघु जी द्वितीय नागपुर चला गया, नागपुर में। ठीक, इसका भतीजा है ना, इसका भतीजा, भाई का बेटा ना, भतीजा, ये नागपुर बैठ गया। और अपने भाई, देखो सबसे पहले ये आपको जानना है, बिंबा जी की डेट के बाद देखोगे बिंबा जी का डेट होगा तो चिमना जी को ये बनाएगा, इसका भी तो कोई संतान नहीं ना। ठीक, तो ये अपने भतीजे चिमना जी को बैठाएगा, बिंबा जी के बाद चिमना जी, चिमना जी याद रखना भाई, चिमना जी, चिमना जी को ये दोनों भाई निपटा देते हैं, ऐसा माना गया है। रहस्य में ही मौत होता है ऐसा लिखा जाता है, लेकिन पता नहीं चलता, लेकिन कई जगह है कि दोनों भाई के षड्यंत्र से ये डेट हुआ है। अब ये डेट हो गया, ये डेट हो गया, ये डेट हो गया, है ना, ये डेट हो गया और ये डेट हो गया। ठीक, ये भी खत्म। अब देखो यहां नागपुर में ये चला जाएगा रघु जी द्वितीय, और ये चिमना जी कहां गए हैं, चिमना जी छत्तीसगढ़, तो ब्यंको जी को छत्तीसगढ़ यहां भेज देगा। ठीक है, ब्यंको जी को मिल गया छत्तीसगढ़, लेकिन ये जाता नहीं है खुद वहां पर, ये यही सूबा शासन लाता है और सूबेदारों के आधार पर, सूबेदारों के अधीन रहकर, सूबेदारों को मतलब वहां पर नियुक्त करके ये शासन करेगा। ठीक है, तो ये आपको जानना है, सूबेदारों के आधार पर ये शासन किया। रघु जी कहां बैठ गया, नागपुर में। अब देखो यहां पर नागपुर में बैठा ये, छत्तीसगढ़ में बैठा ये, बात समझ रहे हैं, ये दोनों को तो हमको जानना भी नहीं है। अब देखो रघु जी द्वितीय यहां पर, ब्यंको जी यहां पर, बात समझ आई ना। अब देखोगे ब्यंको जी के बाद, ब्यंको इसका डेट होगा इसका 1816 में, और इसका डेट होता है मृत्यु देखोगे तो 1815 में, याद रख लेना। ठीक है, तो ये 1816 या है 1815, इसके डेट के बाद देखोगे तो ये बनेगा छत्तीसगढ़ में। ठीक, छत्तीसगढ़ में, और इसी समय ये भी तो मर गया, तो ये चला गया नागपुर में। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, बताइए। ये चला गया नागपुर, नागपुर, ये चला गया कहां जी, परसों जी, परसों जी छत्तीसगढ़ सर, कहां सर, छत्तीसगढ़। समझ आया ना। तो पहला छत्तीसगढ़ में शासक, पहला बिंबा जी, दूसरा चिमना जी, तीसरा ब्यंको जी, चौथा परसों जी। सीक्वेंस समझ आ रहा है, सीक्वेंस समझ आ रहा है सर, नहीं आ रहा है फिर से पूछिए, सीक्वेंस समझ आ रहा है कि नहीं। पहला बिंबा जी, बिंबा जी चिमना जी को बनाएगा, दोनों झन निपटा देंगे, ब्यंको जी छत्तीसगढ़, ये चला गया नागपुर। ओके, ब्यंको जी के बाद परसों जी, परसों जी, परसों जी असक्षम, परसों जी असक्षम। इसके बाद इसका चचेरा भाई, ये दो लोग हैं ना, चाचा लोग ये थे, तो अप्पा साहेब, अप्पा साहेब, अप्पा साहेब इसके बाद। ओके, पांचवा अप्पा साहेब। तो देखो सर क्या मैं बताया, बिंबा जी पहले, बिंबा जी पहले शासक, इसके बाद चिमना जी सर, चिमना जी कौन सर, चिमना जी आपको जानना है। अरे यार, चिमना जी, इसके बाद देखोगे सर ब्यंको जी सर, ब्यंको जी, ब्यंको जी के बाद सर परसों जी सर, परसों जी, परसों जी के बाद सर तो अप्पा साहेब। कोनो दिक्कत, इस क्रम में बना है, इस क्रम में शासन। इधर रघु प्रथम, फिर नागपुर की बात बता रहा हूं, रघु द्वितीय, रघु द्वितीय के बाद कौन, इधर रघु थर्ड, नहीं जी रघु थर्ड। देखो ये रघुवन, फिर सॉरी जानो जी ना, जानो जी को नहीं लिख पाया ना, यहां पर जानो जी कर लो, जानो जी,
जानो जी, उसके बाद रघु। ठीक, तो देखो ये फिर ये बना, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, इस तरीके से। बात समझ आया? क्लियर है? एक तरफ नागपुर को जानो, एक तरफ ये रघु प्रथम, फिर जानो जी, फिर रघु द्वितीय, फिर रघु तृतीय, ये नागपुर का, ये आपका छत्तीसगढ़ का। ठीक, ये नागपुर का सर, नागपुर का। ओके, ये आपको जानना है। इस तरीके से ये शासन क्रम। अब बात समझते हैं, बात समझते हैं कहां से? यहां पर देखिए, ये बिंबा जी और चिमना जी, कलर चेंज करता हूं, कलर ले लूं रेड और थोड़ा बढ़ा दूं। ये बिंबा जी और चिमना जी, ये दोनों राजा के रूप में, राजा के रूप में, राजा के रूप में, देखो बिंबा जी और चिमना जी राजा के रूप में शासन 58 से 88। ओके, इसके बाद देखो, बात समझना है, ये ले आया सूबेदारी और इसी के अंतर्गत परसो जी भी शासन कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत अप्पा साहेब भी शासन कर रहे हैं। तो इसको जान लेना, ब्यंको जी, परसो जी, अप्पा साहेब, सूबा शासन, सूबा शासन, सूबा शासन। इसके बाद देखोगे तो अप्रत्यक्ष शासन आएगा किसका? देखो अब बात यहीं पर समझ लो, थोड़ा सा और ये डिटेल कर दूं यहीं पर थोड़ा सा और। अप्रत्यक्ष शासन कैसे आएगा समझे, है ना? अप्पा साहेब, जब अप्पा साहेब के समय में देखोगे तो नागपुर में ये शुरू में 10 वर्ष के रहते हैं, 10 वर्ष के। तो 10 वर्ष में आप कैसे नागपुर में शासक बैठा दोगे? कौन बोलेगा? अंग्रेज बोलेगा, अंग्रेज बोलेंगे अंग्रेज, तो 10 वर्ष में नहीं बैठाते। इसी समय में अप्पा साहेब का क्या होता है? अंग्रेजों से समझौता होता है। फिर बाद में सीताबर्डी के युद्ध में ये हार भी जाएगा। तीनों समय कौन सा है? तो 1817-18 के समय। इसी समय में देखो, बात समझ आया? यहां पर 1816 में इसका डेट, रघुजी द्वितीय का ये है उस समय 10 वर्ष का, अल्पायु का है 10 वर्ष का। कैसे से राजा बना दोगे? कैसे राजा बना दोगे? इसी समय में अप्पा साहेब साठ गांठ करेगा। दूसरा चीज, सीताबर्डी युद्ध में हारेंगे लोग, ठीक है? आंग्ल मराठा युद्ध हारेंगे लोग, हारे इधर, ये तो राजा बन नहीं सकता। तो इसी समय में अंग्रेज लोग बोलेंगे, अंग्रेज लोग क्या बोलेंगे कि देखो हम आपको एक सही सलाह देते हैं। क्या सही सलाह? तो जब तक ये रघुजी थर्ड वयस्क नहीं हो जाता, बड़ा नहीं हो जाता, वयस्क नहीं हो जाता, तब तक के लिए हम लोग शासन करेंगे। क्यों मान गए? क्योंकि हारे भी तो थे, मराठे लोग हार गए थे इस समय। सीताबर्डी युद्ध तृतीय आंग्ल मराठा 17-18 में हार गए थे अंग्रेज, ये मराठे लोग अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों का बात तो मानना पड़ेगा ना, तो अंग्रेज की बात मानना पड़ेगा। ये लोग ये प्रॉमिस किए कि जैसे ही ये बड़ा होगा हम राज्य वापस कर देंगे, सत्ता वापस कर देंगे। बात समझ आ रही है? राज्य वापस कर देंगे। इसी समय देखोगे 1818 से 30 तक, 30 तक ना, 1818 से 30 तक देखोगे तो क्या ब्रिटिशों का नियंत्रण रहा है। और ब्रिटिश नियंत्रण कैसे रहा? तो वो लोग सुप्रिटेंडेंट, ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट नियुक्त करके शासन किए हैं छत्तीसगढ़ में इस समय। इसी को बोला जाता है क्या? तो इसी को बोला जाता है छत्तीसगढ़ में ब्रिटिशों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण। अप्रत्यक्ष नियंत्रण समझ आया सर? 6 ब्रिटिश अधीक्षक थे इस समय। समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत? इससे डिटेल नहीं समझ पाओगे, बात को समझो, लिंक करो, एक दूसरे से लिंक करो। कैसे? तो अब आ गया अप्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण, अप्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण। फिर जैसे ही 1830 में कौन? रघु थर्ड, नागपुर में रघु थर्ड बैठेगा, वयस्क हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा। तो ये लोग फिर से इनको सत्ता सौंप देंगे। और ये रघु थर्ड, देखो रघु थर्ड नागपुर में बैठा है, लेकिन छत्तीसगढ़ का शासन कैसे कर रहा है? यहां पर कोई नहीं, यहां पर ये जिलेदार नियुक्त कर देगा, जिलेदार।
जिलेदार, याद रख लेना। और जिलेदारों के थ्रू रघुजी थर्ड नागपुर में बैठकर, कहां पर बैठकर, नागपुर में बैठकर यहां पर छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त करके शासन कर रहा है। बात समझ आया, बात समझ आया कि नहीं? तो देखो राजा के रूप में बिंबाजी चिमना जी के बाद सुबह शासन लाएगा व्यंको जी, परसो जी फिर शासन, परसो जी असक्षम, ठीक। इसके बाद देखोगे तो अप्पा साहब चचेरा भाई को कुछ समय के लिए 1-2 साल के लिए, फिर इसी समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के थ्रू ये कहा, ये 2 रीजन है, एक तो हारे हुए थे युद्ध में, दूसरा रघुजी थर्ड अल्पवयस्क था, इसके कारण 1830 में 1818 से 1830 तक देखोगे तो अप्रत्यक्ष शासन, 6 ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त कर करके अंग्रेज लोग यहां शासन करेंगे। फिर जब ये नागपुर में बैठेगा रघु थर्ड नागपुर में बैठेगा तो छत्तीसगढ़ में जिलेदारों के थ्रू, और कितने जिलेदार, 8 जिलेदारों के थ्रू देखोगे तो रघुजी थर्ड छत्तीसगढ़ में शासन करेंगे, ठीक है। इसी को कहा जाता है, देखो ये भोंसला था, फिर बीच में आ गया था अंग्रेज, फिर से भोंसले आया, इसी कारण इसको कहा जाता है पुनः भोंसले शासन, पुनः भोंसले शासन, याद रहेगा, पुनः भोंसले शासन। फिर रघुजी थर्ड का देखोगे तो 11 दिसंबर 1853 को मृत्यु हो जाएगा और इसका कोई एक्चुअल उत्तराधिकारी नहीं रहता। और इसी कारण देखोगे तो उस समय के जो तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी, वो इस नागपुर को किस में मिला लेगा, ब्रिटिश में मिला लेगा, और फिर डायरेक्ट रूप से ब्रिटिश लोग शासन करेंगे। ये है कहानी। अब इसी में अब हम लोग को एक एक को देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे मराठों में बिंबाजी को। बात समझ आया कि नहीं? बिंबाजी को, ये कहानी समझ आया कि नहीं बताइए? ओके, अब देखते हैं बिंबाजी, ठीक। बिंबाजी किसके पुत्र? रघुजी प्रथम के, ठीक है। और इसके 3 और भाई, जानोजी, मुधोजी, संभाजी, ठीक। ये छत्तीसगढ़ आया उदास मन से, लेकिन यहाँ के वातावरण, यहाँ के लोगों को देखकर प्रसन्न हो गया और यहीं का रहकर हो गया, ठीक है, ठीक। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं इसका शासन क्रम देखोगे, शासन क्रम तो समझना है 1758 से 7 दिसंबर 1787, 7 दिसंबर 1787 इसी दिन इसका मृत्यु हुआ था, डेट हुआ था, याद रख लेना। 7 दिसंबर 1787 को क्या हो गया था? बिंबाजी का देहांत हो गया, ठीक। तो सबसे पहला काम करेंगे, ये कहां शासन करेंगे? छत्तीसगढ़ में देखोगे तो छत्तीसगढ़ में रतनपुर से। अब बात समझना है, जब ये शासन कर रहे थे उस समय छत्तीसगढ़ 18 करके 2 हिस्सों में डिवाइड था, 18 गढ़ इधर, 18 गढ़ इधर। ये रतनपुर शाखा, ये रायपुर शाखा, रतनपुर शाखा, रायपुर शाखा, 18 गढ़, तो दोनों को एक में मिला दिया गया, ठीक है। दोनों का प्रशासन अलग अलग चलता था, तो दोनों को एक में मिला लिया, है ना, ठीक। दोनों को एक में मिला लिया, प्रशासन मिला लिया गया। इसी को कहते हैं प्रशासनिक एकीकरण। प्रशासनिक एकीकरण, रायपुर शाखा, रतनपुर शाखा, दोनों के 18 गढ़ों को आपस में मिला लिया। कलचुरी लोग डिवाइड किए थे, इसको मिला लिया और प्रशासनिक रूप से एक होकर के पूरे छत्तीसगढ़ में, अब पूरे छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे हैं। कौन? छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे हैं बिंबाजी। बात समझ आया? बिंबाजी शासन। तो प्रशासनिक एकीकरण जानना, प्रशासनिक एकीकरण। दूसरा देखोगे स्वतंत्र रूप से शासन किया, क्योंकि उदास आया था, मेरे को बेदखल कर रहे हो नागपुर से, इस कारण ये उदास आया था। तो बोला अब छत्तीसगढ़ में तुम्हारा भी कोई हिस्सा नहीं रहेगा, इस कारण छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र रूप से शासन किया। ये आपको जानना। राजस्व स्वयं वसूलता था, है ना,
जितने भी अन्य राज्यों से संधि वंधि होता था उसमें स्वयं साइन करता था, अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं नागपुर से, तो स्वतंत्र रूप से शासन किया, इसको जानना है। ठीक है, रतनपुर में राम टेकरी मंदिर का निर्माण करवाया। साथ ही साथ देखोगे तो इसके समय में हिंदू और मुस्लिम दोनों नागपुर से यहाँ आए हुए थे। साथ ही साथ देखोगे तो इन्होंने मुस्लिमों के लिए कई मस्जिद बनवाए, हिंदुओं के लिए मंदिर बनवाए। इस तरीके से ये एक धार्मिक सहिष्णु शासक कहलाते हैं, मतलब धर्म के प्रति सहिष्णु थे, कट्टर नहीं थे, सभी धर्म को सम्मान करते थे, ये आपको जानना है। विजयदशमी के अवसर पर स्वर्ण पत्र देने की प्रथा लागू की, स्वर्ण पत्र देने की प्रथा लागू की विजयदशमी पर, यह भी जानना है। एक मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया, ठीक, ये आपको जानना है। दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार, किसका? दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार। रतनपुर में रामटेकरी मंदिर का निर्माण, रतनपुर में रामटेकरी मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार दूधाधारी मठ का, ये आपको जानना है। ठीक है, प्रशासनिक एकीकरण जानना है, धार्मिक सहिष्णु था ये जानना है, स्वतंत्र रूप से शासन किया ये जानना है। ठीक है, और रतनपुर में नियमित न्यायालय बनवाए। देखो कैसे डेवलपमेंट का काम कर रहा है, सजा रहा है। रायपुर कलचुरी, ये सब कलचुरी थे ना, उसके जैसा ही आप देखोगे तो रायपुर, छत्तीसगढ़, रतनपुर, ये पूरे सब एरिया को सजा रहा है, कैसे कैसे डेवलपमेंट का काम कर रहा है, इसको समझना है। ठीक है, इसके बाद देखोगे तो इसी के समय में दो नई जमींदारी, इसको पूछा जाता है, दो नई जमींदारी, एक तो राजनांदगांव और एक खुज्जी। राजनांदगांव और खुज्जी, राजनांदगांव और खुज्जी, खुज्जी को ही डोंगरगढ़ कहते हैं आज के समय में, तो खुज्जी और राजनांदगांव दो ठो नई जमींदारी ये शुरू किए, याद रख लेना। परगना पद्धति के सूत्रधार कहलाते हैं, परगना पद्धति के सूत्रधार, लेकिन इनके समय में लागू नहीं हुआ था, ये उसका कॉन्सेप्ट लाए थे, लागू नहीं हुआ था इनके समय में, इसको याद रख लेना। तो क्या क्या देख लिए, आपका स्वतंत्र रूप से शासन, प्रशासनिक एकीकरण, दोनों जगह को मिला दिया, आपका रामटेकरी मंदिर बनवाया, दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार करवाया, धार्मिक सहिष्णु थे, स्वर्ण पत्र देने की प्रथा लाई विजयादशमी पर। ठीक है, ये सब को जानना है। परगना पद्धति के सूत्रधार थे, दो ठो नई जमींदारी, राजनांदगांव और खुज्जी। कोई दिक्कत? अब देखो, ठीक, ये जो बिंबा जी थे, बिंबा जी, इनकी तीन पत्नी, बिंबा जी की तीन पत्नी, याद रख लेना। कितनी पत्नी जी? तीन। एक तो आनंदी बाई, आनंदी बाई, इसको जानना है। एक जानना है आपको उमाबाई, उमाबाई, ठीक, और एक आपको जानना है रमाबाई। ठीक, आनंदी बाई, जैसे ही बिंबा जी का डेथ होगा, कब जी, तो आपको जानना है 7 दिसंबर 1787 को। ये एक्चुअल में देखोगे तो जन कल्याणकारी शासक थे, जन कल्याणकारी राजा, है ना, हित के काम करते थे, धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, मतलब लोगों का दुख दर्द समझते थे। जैसे इनकी मृत्यु होगा, है ना, डेट होगा, तो पूरे राज्य में शोक। डेट होगा तो ये उमाबाई बहुत प्रेम करती थी, उमाबाई हो जाती है सती, ये सती हो जाती है बिंबा जी के मृत्यु में, उसका मृत्यु के कारण ये सती हो जाएगी। रमाबाई ये भी उदास होकर वन को चली जाती है, वन को, जंगल चली जाती है, रम जाती है, रमाबाई रम गई जंगल में। आनंदी बाई, अब ये डेट हुआ तो कोई तो सत्ता को भी संभालेगा ना, घर परिवार को भी तो संभालना पड़ेगा, राज्य को भी तो संभालना पड़ेगा, तो ये सत्ता का संचालन करेगी। सत्ता संचालन कौन? तो आनंदी बाई। तीनों को याद रख लेना। तो तीन पत्नी, ठीक, ये आपको जानना, जन कल्याण के काम में ये जाने जाते हैं। ओके, तीन पत्नी, सत्ता संचालन। अब कोई भी नया राजा आएगा, इसके बाद कोई भी नया राजा आएगा, उसको आनंदी बाई के साथ क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। तो इसके बाद आया कौन? इसके बाद
चिमना जी, चिमना जी को ये खुद लाए थे, ये लोग पसंद करते थे, इस कारण चिमना जी के साथ इनका युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उस समय आनंदी बाई का भी चलता था। चिमना जी थोड़े समय के लिए रहे। चिमना जी के बाद देखोगे, चिमना जी के बाद तो देखो वही चीज बता रहा था मैं। अब चिमना जी आ गए ना, इधर को मैं बताऊंगा भी, रुक जाओ, या बता देता हूं, अभी चिमना जी यहीं पर रुकते हैं। और क्या क्या काम किए हैं, ठीक उस समय के कई जमींदार थे, कई जमींदार, ओके। उसमें प्रमुख जमींदार किसको जानना है, धमधा के जमींदार। बिंबा जी के डर से धमधा के जमींदार ने जल समाधि ले ली। धमधा के जमींदार, कांकेर के जमींदार, ये कांकेर के जमींदार टकोली नहीं पटाते थे, क्यों, क्योंकि ये बस्तर पर नियंत्रण करने में सहायता करते थे, किसका, मराठों का, इस कारण इनसे टकोली नहीं लेते थे मराठे, याद रख लेना। खैरागढ़, खैरागढ़ के जमींदार उस समय सब सर्वाधिक रूप से टकोली जमा करते थे, पैसा टकोली, याद रख लेना। टकोली कौन सर्वाधिक, खैरागढ़। कांकेर जमा करना नहीं पड़ता था, धमधा, धमधा के तो जमींदार थे, वो बिंबा जी को देखकर डर करके जल समाधि ले लिए, इसको याद रख लेना। तीन जमींदार, बहुत सारे थे लेकिन तीन को याद रख लेना, तीनों से क्वेश्चन बनता है। उसी समय बिंबा जी जब नागपुर से आए, नागपुर में तो यहाँ पर आए तो कुछ लोगों को लेकर आए थे, कुछ लोगों को लेकर आए थे नागपुर से रतनपुर, ठीक, ये आपको जानना। नागपुर से रतनपुर कुछ लोगों को ले आए थे, एक तो घोड़ो महादेव, कृष्ण भट्ट उपाध्याय, कृष्णा जी मोहिते, ठीक है, ये आपको जानना है। ये कादर खान है जी, कादर खां, महमूद खां, ठीक, कादर खां, महमूद खां, नीलू पंडित और माधव चंद्र, माधव चंद्र, ठीक है, माधव चंद्र, ओके, याद रहेगा तो इसको जानना है, ठीक। कृष्ण घोड़ो महादेव देखोगे तो उस समय का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी। कृष्ण भट्ट देखोगे, कृष्ण भट्ट, देखो भट्ट जुड़ा है, उपाध्याय भी है, तो पंडित है ये, पंडित, पंडित, ये प्रमुख, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, ये पंडित हो गए। कृष्णा जी मोहिते, कृष्णा जी मोहिते देखोगे तो राजस्व विभाग। कादर खान, ये देखोगे सेनापति, सेना विभाग। महमूद खान देखोगे, महमूद खान तो शासन व्यवस्था में ये सहयोग करते थे। नीलू पंडित देखोगे, नीलू पंडित, तो नीलू पंडित आपका सेनापति। और माधव चंद्र देखोगे तो लेखा विभाग, याद रहेगा, माधव। और राम भी आता है, रामचंद्र, रामचंद्र किला प्रमुख। तो घोड़ो महादेव प्रमुख व्यवस्थापक, कृष्णा जी भट्ट पंडित, पंडित, कृष्णा जी मोहिते राजस्व, राजस्व, राजस्व देखेगा ना, ठीक है। कादर खान सेना विभाग, सैन्य विभाग। महमूद खान देखोगे तो शासन व्यवस्था। नीलू पंडित, माधव चंद्र और एक होता है रामचंद्र, रामचंद्र किला प्रमुख। देखोगे माधव चंद्र, तो माधव चंद्र उस समय का सेनापति, ठीक, सॉरी लेखा विभाग ना, लेखा विभाग। और नीलू पंडित देखोगे तो सेनापति, नीलू पंडित सेना लिख दूं, सेनापति, ये सैन्य विभाग है ना, सैन्य विभाग, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, राइटिंग पे मत जाना, सेनापति। माधव देखोगे तो लेखा विभाग, ओके, ये आपको जानना है, इन लोगों को लेकर आया था। बात समझ आया? तो ये घोड़ो महादेव प्रमुख प्रशासनिक सलाहकार, कृष्ण भट्ट पंडित, कृष्णा जी राजस्व विभाग, कादर खान सेना विभाग, महमूद शासन व्यवस्था में सहयोग, नीलू पंडित सेनापति, माधव चंद्र लेखा विभाग, एक याद रख लेना रामचंद्र, रामचंद्र किला प्रमुख। इस तरीके से ये लोग सहयोग करते थे सत्ता संचालन में। अब बिंबा जी का डेथ, बिंबा जी का डेथ, चिमना जी शासक, चिमना जी शासक होंगे, ओके, चिमना जी शासक। बात समझो, थोड़ा सा यहाँ देखो, चिमना जी शासक भाई, देखो चिमना जी शासक कहाँ है भैया, देखो
अब देखो बिम्बा जी के बाद चिमना जी, इसी समय आनंदी बाई भी, चिमना जी थोड़े समय के लिए रहेंगे, फिर इनका भी हो गया, ठीक, क्योंकि दोनों लोग निपटा देते हैं। रहस्यमयी मौत। अब रघु जी बन गया नागपुर में और ब्यंको जी आया चिमना जी के जगह में। जैसे ब्यंको जी आएगा आनंदी बाई से, आनंदी बाई वर्सेस कौन, ब्यंको जी, ओके, दोनों के बीच में युद्ध। अब आनंदी बाई कहां सकेगी, ब्यंको जी जीतेगा। फाइनली ब्यंको जी शासक, ब्यंको जी शासक इधर, और उधर कौन, रघु जी द्वितीय। नागपुर में रघु जी द्वितीय, ब्यंको जी छत्तीसगढ़ में। बस इतना समझना है। अब ब्यंको जी को देख लेते हैं जी। ब्यंको जी क्या लाएगा, सूबा शासन लाएगा, ठीक। ब्यंको जी आया 88 से क्या, चलो ठीक, 88 से 11 ब्यंको जी, 88 से 11। अब बिम्बा जी देख लिए 57 से 87, 87 88 के बीच में चिमना जी, आनंदी बाई भी रह रहे हैं। उसी समय देखोगे तो अब चिमना जी का मृत्यु, फिर आएगा ब्यंको जी। ब्यंको जी का आनंदी बाई से संघर्ष हो रहा है, ठीक। अब ब्यंको जी देखोगे तो नागपुर में बैठा है और छत्तीसगढ़ वो आया नहीं। छत्तीसगढ़ में क्या कर दिया, सूबा, नागपुर के अधीन छत्तीसगढ़ को एक सूबा माना, सूबा, और सूबा के अंतर्गत ही यहां पर सूबेदार की नियुक्ति कर दी, सूबेदार की नियुक्ति। अब सूबेदारी व्यवस्था लाया तो सूबेदारी व्यवस्था देखोगे तो राजस्व ग्रहण करने के लिए सूबेदार नियुक्त करते थे, कोई योग्यता नहीं, कोई योग्यता नहीं। जो राजा को, यहां पर ब्यंको जी है, ब्यंको जी, ब्यंको जी को जो ज्यादा टैक्स कलेक्शन करके देगा वो बनेगा सूबेदार। और इसी आधार पर छत्तीसगढ़ का देखोगे तो बहुत ज्यादा शोषण हुआ, शोषण। क्योंकि देखो क्या करते थे, सूबेदार बनने के लालच में बोलते मैं सर मैं दूंगा ज्यादा, वो इतना दे रहा है मैं आपको इतना दूंगा, और इसी आधार पर कई सूबेदार बदलते गए और छत्तीसगढ़ का शोषण हुआ इसके समय में। ब्यंको जी, तो ब्यंको जी याद रख लेना, सूबेदारी प्रथा 8 जन सूबेदार बनेंगे, कई बुक में 9 रहता है, 8 याद रख लेना, 8 कई जगह अभिलेख में मिला है 9, तो ये आपको जानना। इसी ब्यंको जी के समय में 2 यूरोपीय यात्री याद रख लेना, फॉरेस्टर और ब्लंट, फॉरेस्टर और ब्लंट, 2 यूरोपीय यात्री याद रख लेना, फॉरेस्टर और ब्लंट। फॉरेस्टर आएगा 1790 में, ओके, 1790 में, ये क्या छप गया भाई, 1790 में, ठीक। और ब्लंट 13 मई 1790, इसको भी याद रख लेना है, ठीक है। तो 1790 में दोनों जन आएंगे, ठीक। छत्तीसगढ़ की यात्रा फॉरेस्टर और ब्लंट, ओके, याद रख लेना, याद रहेगा। किसके समय में, ब्यंको जी के समय में, ब्यंको जी के समय में। और ये लोग क्या लाए हैं, सूबेदारी, सूबेदार नियुक्त किए हैं। कौन सूबेदार मैं बताऊंगा, पहले सुन लो। इसी के समय में बस्तर रियासत पर आक्रमण होगा, बस्तर पर आक्रमण, बस्तर पर आक्रमण। बस्तर देखो एक प्रकार से क्या हो गया है, 1778, 6 अप्रैल 1778 याद कर लेना, 1778 इसी में आएगा ना, ठीक है, 1778। तो 1778 में देखोगे तो बस्तर किसके अधीन हो चुका है, कोटपाड़, दरियादेव के समय में, ठीक। और दरियादेव के बाद देखोगे तो महिपाल देव, और महिपाल देव के समय में ये आक्रमण करेगा ब्यंको जी, क्योंकि दरियादेव क्या मतलब बोले रहता है 59,000 टकोली दूंगा प्रति वर्ष, ये नहीं दे पाता, टकोली नहीं चुका पाता, ठीक। इसी कारण इसके समय में आक्रमण करेगा। रामचंद्र बाग
व्यंको जी का सेनापति इसको संबलपुर तरफ भेजेगा उड़ीसा को जीतने, और रामचंद्र बाग कांकेर को जीतेगा। कांकेर के बाद जगदलपुर में चढ़ाई कर देगा। बता चुका हूं अच्छे से, इसको याद रख लेना। तो इसको बनारस जाते हुए देखोगे, बनारस जाते हुए है ना, तो इनका क्या हो जाएगा, व्यंको जी का डेथ हो जाएगा। अब इसी समय में व्यंको जी के समय में छत्तीसगढ़ में कौन लोग शासन किए हैं, सूबेदार लोग। सूबेदार लोग, तो सूबेदार लोग को जानना है, कितने हुए, 8 सूबेदार जानना है। अब 8 सूबेदार को देखो। पहला सूबेदार देखो कौन, महिपत राव दिनकर। महिपत राव 1788 से 90 तक प्रथम सूबेदार। ठीक, इसी के समय में देखोगे तो लेंकी आया था, लेंकी और फॉरेस्टर आया था। लेंकी और फॉरेस्टर याद रख लेना। ओके ओके, ब्लंट का 95 है जी, 95 ब्लंट का ना, फॉरेस्टर का है 1790। ठीक, यहां पर मैं बताया हूं ना, थोड़ा सा यहां पर इसको, ये 95 है ना, गलत छप गया। 13 मई 1795 ब्लंट, याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 95 में ब्लंट आया। ठीक, अब देखो यहां पर फिर से गलत छप गया, 1790 से 96 रहेगा। ओके, ब्लंट का आगमन 95 में। ठीक, याद रख लेना, विट्ठल राव के समय में। और परगना पद्धति का सूत्रधार कौन था, बिंबा जी। लेकिन इसको लागू कौन करेगा, ये बिंबा जी ना, लागू करेगा कौन, तो विट्ठल राव, याद रख लेना। किसके समय में, व्यंको जी के समय में। इसके बाद देखोगे तो कौन बनेगा, भवानी कालू बहुत कम समय के लिए, अल्पकाल के लिए, लगभग 3 माह के लिए रहता है, इसको याद रख लेना। केशव गोविंद 97 से 1808 तक सबसे लंबा। इसी के समय में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आएगा, कोलब्रुक याद कर लेना। फिर बिंको जी पिंडरी बनेगा, बीकाजी गोपाल बनेगा, बीकाजी गोपाल 1806 से 1805, क्या लिखा है यार, ठीक है, 1808 केशव गोविंद। बिंको जी देखोगे तो ये है 8-9, है ना, 1808-9। ठीक, इसके बाद ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक, ये आपको जानना। ओके, 1809 से 11 तक, है ना, 1809 से, इसी में लिख देता हूं, 11 तक। ओके, ठीक, 11, फिर थोड़े समय के लिए रहेगा, फिर 17-18 में ये यादव राव दिवाकर, ये भी गलत छपा है, कितना गलत टाइप हुआ है। ठीक, लिख दूं, चलो समझ तो गए ना। महिपत राव, विट्ठल राव, भवानी कालू, केशव गोविंद, बिंको जी पिंडरी, बीकाजी गोपाल, सखाराम व सीताराम और यादव राव दिवाकर। ये यादव राव दिवाकर याद कर लेना, ये अंतिम क्या सूबेदार, इसको याद रख लेना। सबसे लंबा कार्यकाल केशव गोविंद का, सबसे कम कार्यकाल भवानी कालू का, पहला महिपत राव, विट्ठल राव दूसरा। विट्ठल राव के समय ब्लंट, महिपत राव के समय फॉरेस्टर और लेंकी आया। विट्ठल राव के समय में ब्लंट और केशव गोविंद के समय में कोलब्रुक। 4 यूरोपीय यात्री याद रख लेना, लेंकी और फॉरेस्टर। ये महिपत राव के समय ब्लंट, विट्ठल राव के समय कोलब्रुक, केशव गोविंद के समय। इसी में याद रख लेना, महिपत राव में तो राजस्व आधा हो गया था, कलचुरी में जो राजस्व मिलता था उसका आधा हो चुका था, ये आपको जानना। और महिपत राव ही आनंदीबाई से युद्ध किया, है ना, महिपत राव ही आनंदीबाई से युद्ध किया। इसके बाद विट्ठल राव, ब्लंट का आगमन होगा, 1790 में परगना पद्धति को लागू कर दिया जाएगा।
परगना पद्धति देखोगे तो टैक्स कलेक्शन के लिए है। टैक्स दो प्रकार के टैक्स, एक भूमि कर है ना, भूमि कर, और एक गैर भूमि कर। ओके, गैर भूमि कर, ये दो प्रकार से टैक्स कलेक्शन किया गया। उसी के लिए परगना छोटे छोटे परगनों में बांटा गया, परगनों को बारहों में बांटा गया, बारहों को गढ़ों ग्राम में बांटा गया था। इस तरीके से टैक्स कलेक्शन के लिए है परगना। ओके, भवानु कालू को जानना है एकदम कम समय के लिए, सबसे कम समय। केशव गोविंद, दो चीज जानना, एक सबसे लंबा, एक कोलब्रुक। बिंको जी गोपाल मत जाना, बीका जी गोपाल मत जाना, ठीक है। पिंडरी गोपाल इसको मत जाना, लेकिन बीका जी गोपाल को आप इस तरीके से भी देख सकते हो। इसी समय बिंको जी का डेथ हुआ था, तो आपको याद रखना है कौन से सूबेदार के समय बिंको जी का डेथ हुआ, तो बीका जी गोपाल के समय हुआ है, इसको याद करो। इसी के समय में रघु जी थर्ड का डेथ होगा, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसके बाद देखोगे तो सूबेदारी व्यवस्था लड़खड़ाने लगेगी, और लड़खड़ा करके देखोगे तो यादव राव दिवाकर के समय में संधि हो जाएगा अप्पा राव का, और अप्पा राव के संधि के फलस्वरूप देखोगे, और ये इसके हार के फलस्वरूप देखोगे तो इसके बाद आ जाएगा ब्रिटिश नियंत्रण। अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश लोग शासन करेंगे छत्तीसगढ़ पर। बात समझ आया? ओके, बात समझ आया कि नहीं बताइए? ठीक, तो इतना जानना है। आज के लिए इतना रखते हैं, इसके बाद अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन से आगे बढ़ेंगे। बात समझ आया? ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।